सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं भाई आप सभी? अच्छे हैं। चलिए, तो बहुत ही अच्छा लगता है जब मुझे एहसास होता है कि भाई आप अच्छे हैं ना। अच्छे ही रहा करो यार, खुश भी रहा करो, कभी हंस भी लिया करो। चलिए, तो आइए अपनी बात करते हैं कल वाले टॉपिक पर। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कल जब तक और बच्चे जुड़ जाएं, तो मैं कह रहा हूं कि कल मैं एक टॉपिक पर डिस्कस कर रहा था और उस टॉपिक का बड़ा इंटरेस्टिंग एक फनी टॉपिक था जिसको हम बोलते हैं स्नोरिंग, यानी कि खर्राटे लेना। बता रहा था कल इसके बारे में ना, खर्राटे लेना आखिर क्या कारण है कि खर्राटे आते हैं। ठीक है, खर्राटे ना बहुत खतरनाक बीमारी है ना। खतरनाक बीमारी कैसे? जब कोई किसी को गहरी नींद आ रही हो और वो एक ऐसे व्यक्ति के और पास लेटा हुआ है जिसके स्नोरिंग की दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है ना। तगड़े तगड़े खर्राटे जिसको बोलते हैं ना, एक तो नॉर्मल खर्राटे होते हैं ना, और एक होते हैं तगड़े खर्राटे, मतलब बहुत बड़े खर्राटे जिनको सुनकर आप सो ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो भाई है ना, बहुत बड़ी बीमारी है। तो मैं आपको बता दूं आखिर इसका जनरली रीजन क्या है, मतलब आखिर क्यों ये खर्राटे आते हैं। देखिए, सबसे पहले होता क्या है, मतलब जो ये आवाज़ होती है ना, आवाज़ जो उत्पन्न होती है वो हमारे वोकल कॉर्ड से होती है ना। जो हम लैरिंग्स जिसको कंठ या स्वर यंत्र बोलते हैं ना, वहाँ पर वोकल कॉर्ड्स होते हैं। ये सारी चीज़ आप नॉलेज लेंगे अभी जब मैं श्वसन तंत्र पढ़ाऊँगा, तब और आपको बताऊँगा कि ये स्वर यंत्र क्या होता है, कैसे होता है, वहाँ डिटेल में हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो वोकल कॉर्ड से एक वॉइस मतलब हवा आती है, तो वो एक साउंड प्रोड्यूस होती है ना, ऐसे। तो होता क्या है, कई बार क्या होता है कि देखो, अधिकांश खर्राटे लेने की जो समस्या होती है वो मोटे व्यक्तियों में ज़्यादा होती है ना। मोटे व्यक्तियों में ज़्यादा होती है। उसके पीछे मेन रीजन क्या होता है कि उनके नाक वाला जो रास्ता है, उनके गले वाला जो रास्ता है, तो वहाँ के जो ऊतक होते हैं या जो मांसपेशियाँ होती हैं, वो जब वह व्यक्ति नींद लेता है, गहरी नींद लेता है, तो नींद लेते समय ऐसा देखा गया कि हमारे जो ऑर्गन होते हैं वो अधिकांश शिथिल अवस्था में आ जाते हैं, रिलैक्स पोजीशन में। ठीक है, तो जब हम नींद लेते हैं तो हमारे गले की मांसपेशी या ऊतक या हमारे नाक की मांसपेशी या ऊतक थोड़े शिथिल पोजीशन में आ जाते हैं। ठीक है, अब यदि कोई व्यक्ति पतला है या फिट है तो उसके तो मांसपेशी और जो वो ऊतक वगैरह होते हैं वो बिल्कुल अपने नॉर्मल शेप एंड साइज में रहते हैं, है ना। लेकिन जो व्यक्ति मोटा होता है उसके लेगामेंट्स, उसकी मसल्स, उसके टिश्यू जो होते हैं, ऊतक जो होते हैं, वो थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, थोड़े बड़े हो जाते हैं, मतलब उनका साइज बड़ा हो जाता है। तो अब जैसे ही ऊतक वगैरह कोई बड़ा हुआ तो वो तो भाई जो एयर पाथवे ना, जो नाक वाला रास्ता जो अंदर की तरफ जा रहा है ना, उसको थोड़ा सा संकीर्ण कर देगा, सिकुड़ जाएगा वो रास्ता। क्यों? क्योंकि उस रास्ते में जो मांसपेशी वगैरह है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब उससे क्या होगा, जैसे आप वायु अंदर लेंगे या अंदर से जब वायु निकलेगी तो एक साउंड प्रोड्यूस होगी, एक कंपन उत्पन्न होता है, और वही कंपन एक आवाज़ के रूप में निकलता है जिसे हम स्नोरिंग या खर्राटे बोलते हैं। ठीक है, तो मेन रीजन इसका केवल यही है कि इसके खर्राटों के समय जो मसल्स हैं या ऊतक वगैरह हैं वो अपने शेप एंड साइज में वृद्धि कर लेते हैं, आकार में। ठीक है भाई, तो अधिकतर मोटे व्यक्तियों में ये रोग ज़्यादा देखने को मिलता है। चलिए, ये तो आपकी एक बेसिक नॉलेज की बात थी। तो भाई आज फिर हम दोबारा से अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, और आप अपनी नोटबुक तैयार कीजिए, अपने पास जो भी पेन है, कलरफुल पेन है, आप उनका भी यूज कीजिए। तो स्टार्ट। चलिए, तो कल जैसा कि मैं आपको बताऊं, कल वाला टॉपिक आप सभी को पता हो गया होगा ना। कल वाला टॉपिक सभी को लर्न है ना, सभी को लर्न है ना। एक बार मैं फिर आपकी 1 मिनट और लूंगा भाई, 1 मिनट फिर मैं आपको बता देता हूं कि कल हमने क्या पढ़ा। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा था माउथ एंड वकल कैविटी, मुख और मुख गुहा। तो देखिए क्या होता है, व्हाट इज माउथ। माउथ क्या है? माउथ एक ट्रांसवर्स स्लिट है, एक अनुप्रस्थ दरार है। ये है ना अनुप्रस्थ दरार, जो 2 ओष्ठों द्वारा घिरा रहता है। इट इज सिंपल।
माउथ एक अनुप्रस्थ दरार के रूप में होता है जो दो ओष्ठों द्वारा घिरा रहता है। अच्छा, फिर मैंने एक पॉइंट बताया कि ऊपरी ओष्ठ पर जो यहाँ पर दबा हुआ भाग है बीचों बीच में, तो इसे हम बोलते हैं फिल्ट्रॉन बोलते हैं। अब फिर मैंने कहा कि जो माउथ होता है वो पीछे की तरफ एक कैविटी में खुलता है, एक गुहा में खुलता है, जिसे हम बोलते हैं वक्कल कैविटी या मुख गुहा। ये बोला था मैंने कि ये पूरी वक्कल कैविटी है। अच्छा, ये वाला पार्ट मैं आपको बताऊं, देखो ये वाला, अब दिख रहा है आपको यार, है ना, कोई बात नहीं, ये दांत हैं। अच्छा, ये लिप्स हैं, ये चीक्स हैं, गाल हैं। तो इनके बीच वाला जो यहाँ पर ये पार्ट है, यार बोला नहीं जाएगा मेरे से ना, मतलब ये दांत हैं और ये लिप्स वगैरह, तो इनके बीच में जो ये कैविटी है ना, एक और खाली जो इसके बीच में भाग है, इसको भी हम वेस्टिब्यूल के नाम से जानते हैं, कोई बात नहीं, है ना। तो ये वक्कल कैविटी है। तो मैंने कहा था कि मुख गुहा की ऊपरी छत को हम क्या कहते हैं, पैलेट कहते हैं, तालु कहते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि तालु कितने प्रकार के होते हैं, आप बोलेंगे सर तालु दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है सर कठोर तालु और एक होता है कोमल तालु। यदि मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज हार्ड पैलेट, कठोर तालु क्या है, आप बोलेंगे सर तालु का जो आगे वाला भाग है वहां कुछ हड्डियां उस भाग के पास प्रेजेंट होती हैं, हड्डियां, तो हड्डियों की वजह से वह पार्ट हमें थोड़ा सा कठोर लगता है। क्या लगता है? कठोर लगता है, तो हम उसको कठोर तालु कहते हैं। और कठोर तालु के जस्ट पीछे एक सॉफ्ट पार्ट होता है, उसे हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं, है ना। और सॉफ्ट पैलेट का जस्ट लास्ट वाला पार्ट, सॉफ्ट पैलेट का अंतिम भाग एक टुनटुनी की तरह ऐसे लटका हुआ होता है ग्रसनी में, और हम उस पार्ट को वीलम पैलेटाई या ओवुला कहते हैं। क्या काम था वीलम पैलेटाई का? वीलम पैलेटाई का काम होता है कि जब हम भोजन को निगलते हैं ना, जब हम भोजन को निगलते हैं तो ये ऊपर की तरफ जाकर नासा छिद्रों को बंद कर देता था, वेलम पैलेटाई। तो कल तक हमने यहाँ तक पढ़ा था भाई, कल, ठीक है। और एक और यहाँ पर मैं आपको बात बता दूं कि जो हमारा पैलेट होता है, जो हमारा तालु होता है ना, उस पर एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर और पाई जाती हैं जिनको हम रूगे कहते हैं। क्या बोलते हैं? रूगे। आप चाहें तो इसको ऊपर नोट कर सकते हैं। देखो, ऊपर नोट करने का मैं आपको तरीका बता दूं कि कई बार जो मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ लिखाऊंगा तो आप उसे, जैसे मैं कहूँ आप इसको कहीं भी नोट कर लीजिए, तो आप ऐसे किया करें, जो मतलब आपकी नोटबुक होती है ना, तो नोटबुक का ऊपर वाला जो कॉलम सा होता है जहां हम केवल चैप्टर वगैरह का नाम लिखते हैं, तो उस पार्ट में आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ लिख लिया करें। चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं रूगे, लिख लीजिए रूगे, है ना। पैलेट में पाया जाता है ये रूगे। रूगे में आप लिख सकते हैं, नोट कीजिए, फटाफट मैं बोल रहा हूँ, नोट कीजिए, RUGAE रूगे लिख लीजिए। इसमें लिखिए तालु पर कुछ उभारनुमा संरचना होती हैं, तालु पर कुछ उभारनुमा संरचना होती हैं जो भोजन को चबाते समय उसे पकड़ने का कार्य करते हैं। पकड़ने का कार्य, देखिए, तालु पर कुछ उभारनुमा संरचनाएं होती हैं जो भोजन को चबाते समय उसे पकड़ने का कार्य करती हैं या एक ही स्थान पर रखे रहने का काम करती हैं। कौन सा, मैं आपको बता दूं, सुनिए। देखो, एक एक चीज़ मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपका कोई भी कंसेप्ट नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए, क्या कभी हमने सोचा है कि जब हम कोई भोजन करते हैं तो भोजन को ऐसे चबाते हैं, हम ऐसे चबाते हैं भोजन को, तो भोजन को जब हम च्युइंग करते हैं, च्युइंग मीन्स होता है चबाना, तो भोजन को जब हम चबाते हैं ना, तो ये ऊपर जो तालु है ना, ऊपर यहाँ आप हाथ लगा के देखेंगे ना, तो आपको थोड़े से गड्ढे से थोड़ा उभार, फिर गड्ढा, फिर उभार, ऐसी संरचना दिखाई देगी, तो आप उन्हीं को रूगे बोलते हैं भाई, ठीक है। वो काम क्या करते हैं कि जब आपका भोजन च्युइंग हो रहा होता है या मिक्स हो रहा होता है ना, मिक्स या च्युइंग हो रहा होता है, तो ये भोजन हमारा काफ़ी देर तक यहीं तक घूमता रहता है ना, इसी स्थान पे। तो जो घूमता रहता है ना इसी स्थान पे, तो उस भोजन पे अपनी पकड़ बनाए रखते हैं ये, ताकि वो
आसानी से निकल नहीं जाए, मतलब अंदर नहीं चला जाए बिना च्युइंग किए। तो ये काम करते हैं रूगे, ये भी तालू पर होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। भाई काफ़ी टाइम निकल गया, आज का टॉपिक और बड़ा है, इम्पोर्टेंट है, सुनिए, जुड़े रहना। आज का बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, टंग के बारे में पढ़ेंगे हम। एक पॉइंट आप जरूर यहाँ पे लिख लीजिए, सबसे पहले स्टार्ट करना वहीं से लगातार ऐसे लिखिए, मुख गुहा में जीभ व दांत पाए जाते हैं। ये पॉइंट आप लिख लीजिए कि जो हमारी वक्कल कैविटी होती है, जो हमारी मुख गुहा होती है, उसमें दो मोस्ट ऑर्गन्स पाए जाते हैं। एक ऑर्गन्स है आपकी जीभ और एक है आपके दांत, है ना। तो आपको वक्कल कैविटी में केवल यही दो संरचना देखने को मिलती है ना, एक तो जीभ और एक दांत। तो क्रम से हम इनका अध्ययन करेंगे। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे अपनी जीभ के बारे में कि आखिर ये जीभ क्या है। आज तक आपने नहीं सोचा होगा कि हमारी जो जीभ है क्या वो इस प्रकार की है, क्या इसमें ऐसी ऐसी संरचनाएं मिलती हैं। तो सारी नॉलेज आज हम यहाँ पर लेंगे, केवल आपका ध्यान मुझे चाहिए, आप पूरा ध्यान यहाँ पे दीजिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको लिखा रहा हूँ नोट्स, उसके बाद एक डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के अकॉर्डिंग हर एक एक पॉइंट को आपके को क्लियर करेंगे। तो लिखिए भाई, आप सबसे पहले नंबर ए करके हेडिंग लगा सकते हैं चाहे तो जीव। और अच्छा ऐसा कीजिए, आप नंबर ए मत कीजिए, है ना, कुछ भी नंबर मत लगाइए, आप केवल जीव हेडिंग लगा लिए एक दो लाइन छोड़कर, है ना। जीव को हम बोलते हैं भाई टंग, TONGUE, टंग बोलते हैं जीव को। ये हेडिंग लगा ली, जीव जिह्वा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, साथ साथ मेरे लिखते हुए चलना भाई, ठीक है, साथ साथ लिखते हुए चलना। अगली लाइन से आप लिखना स्टार्ट करेंगे, मैं तो यहीं से लिख रहा हूं, जिह्वा लैटिन भाषा के लिंगुआ, लैटिन भाषा के लिंगुआ शब्द से लिया है। क्या पॉइंट लिखा कि जो जिह्वा होती है वो लैटिन भाषा के लिंगुआ शब्द से लिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ये एक मांसपेशीय लचीला अंग है। यह लिख लीजिए चाहे तो, यही कर लेना, और जिन्होंने ये लिख लिया है तो वो भी लिख लेना। यह एक मांसपेशीय लचीला अंग है, कौन, जीव। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी लंबाई, किसकी, जीव की, 10 सेंटीमीटर व वजन लगभग 70 ग्राम होता है, 70 ग्राम होता है। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर व वजन लगभग 70 ग्राम होता है। एक बार आप लिखते चलिए, फिर एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगा मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग भाई। नेक्स्ट पॉइंट, यह है मुख गुहा की फर्श से, फर्श तो आप रहने दीजिए, आधार सतह लिखिए, आधार सतह से, यह मुख गुहा की आधार सतह से फ्रेनुलम लिंगवी, अंडरलाइन करना है इसको, फ्रेनुलम लिंगवी
नामक संरचना, लिंगवी नामक संरचना से जुड़ी होती है। फ्रेनुलम लिंगवी नामक संरचना से जुड़ी होती है। लिख लिया? आप इसको कर लेना नीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नीट, एम्स या हर कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सारी चीज़ मैं आपको बता दूंगा, अभी आप केवल नोट करने पर ध्यान दीजिए बस। नेक्स्ट पॉइंट, जीव की ऊपरी सतह पर विशेष प्रकार के ओभार होते हैं। यहां तक दिख तो रहा है आपको? उधर, हाँ, ओभार होते हैं जिन्हें अंकुरक इसकी स्पेलिंग लिखना पैपिला। देखो इंग्लिश नाम लिखा है मैंने पैपिला, इसको हिंदी में लिख लेंगे हम पैपिला। ये तो आप ऐसे लिखना PAPI पैपिला। इसको अब आगे हम हिंदी में लिखेंगे, मतलब अब ये स्पेलिंग ना लिख के मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं पैपिला, पैपिला। ठीक है, हिंदी नाम मतलब इसका, जिन्हें अंकुरक यानी कि पैपिला कहते हैं। अंकुरक को अंडरलाइन कर लेना भाई। ठीक है, कर लिया? चलिए अब आप एक लाइन छोड़ दीजिए। अंकुरक कहते हैं, ये लिख लिया सभी ने? लिखो पहले यहां तक, मेरे साथ साथ ही लिख लिया करो, मैं ज्यादा तेज नहीं चलता, या स्क्रीनशॉट ले लिया करें ना। अंकुरक कहते हैं, पैपिला कहते हैं। अब आप एक लाइन छोड़कर ब्लैक या ग्रीन पेन से ऐसा एक एरो बनाएंगे, बड़े वाला एरो, इस प्रकार का, है ना, ऐसे बनाएंगे। अब इसमें लिखिए पैपिला चार प्रकार के होते हैं। पैपिला चार प्रकार के होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है भाई। पैपिला चार प्रकार के होते हैं। लिख लिया? तो आप डायरेक्ट ही हेडिंग लगाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट ही आप हेडिंग लगाएंगे। सबसे पहले नंबर ए हेडिंग लगानी है आपको लिखना है, इंग्लिश नाम लिखा दूं मैं, वैसे तो हिंदी में इसको परिकोटीय कहते हैं, पर इनका इंग्लिश नाम बहुत कम चलता है भाई। परिकोटीय, छोटी की भी लगा सकते हैं, बड़ी ई की भी लगा सकते हैं, दोनों ही सही मानी जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, बड़ी ई की भी लगा सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, परिकोटीय पैपिला, परिकोटीय पैपिला, ये तो है हिंदी में नाम। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो देख लिए, सरकमवैलेट पैपिला। वैसे इनके हिंदी नामों के ना कहीं भी कोई जिक्र नहीं होता है। यदि आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो केवल आपका इंग्लिश नाम पूछा जाएगा। अब इंग्लिश नाम का मतलब ये नहीं है कि ये स्पेलिंग लिखी आए। अब मैं इसको हिंदी में भी तो लिख सकता हूं, मैं इसको केवल वैलेट पैपिला लिख दूं। क्या लिख दूं? वैलेट पैपिला। तो वैलेट पैपिला को मैं ऐसे लिख दूंगा ना, तो आपको एग्जाम में केवल ऐसे ही पूछा जाता है भाई। ठीक है, वैलेट पैपिला या जो भी है
ऐसे पूछा जाएगा। ये परिकोटीय वगैरह इनका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है, ये तो केवल मैं आपकी सुविधा के लिए ऐसे ही लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको मोस्टली तो ये सरकमवैलिट या वैलिट पेपिला के नाम से याद करना है। तो सरकमवैलिट पेपिला आप लिख सकते हैं, आप इतने समझदार हो गए हैं अब, ठीक है। सरकमवैलिट पेपिला लिख दिया, परिकोटीय पेपिला लिख दिया, इसके बारे में लिखिए आप आगे। यह सबसे बड़े आकार के पेपिला हैं। कीजिए नोट, अभी तो है जगह। यह सबसे बड़े आकार के पेपिला हैं, कौन? सरकमवैलिट पेपिला। यहीं पे मैं आपको हिंदी नाम लिखूंगा, डायग्राम में केवल मैं इंग्लिश नाम लिखूंगा, तब उसी को लेकर हम समझेंगे ना। ये सबसे बड़े आकार के क्या हैं? पेपिला हैं। एक बार नोट कर लीजिए, फिर आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा जब इसको समझाऊंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लिया। इनकी संख्या 8 से 12 होती है। इनकी संख्या 8 से 12 होती है। किसकी? सरकमवैलिट पेपिला की। सरकमवैलिट पेपिला की जो संख्या है वो कितनी होती है भाई? 8 से 12 होती है, ठीक है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखना है आपको। सरकमवैलिट में ये वी आकृति की कतार में व्यवस्थित रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक पेपिला पर लगभग 100 स्वादांकुर पाए जाते हैं। 100 स्वादांकुर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा परिकोटीय पेपिला या सरकमवैलिट पेपिला। अब नंबर बी है पर्नेल पेपिला, जिसको आप बोल सकते हैं फॉलिएट पेपिला। लिख लेना आप, ये तो पर्नेल पेपिला है, इसके आगे केवल आप फॉलिएट लिख लेना, इससे अपना काम चल जाएगा। याद रख लेंगे हम फॉलिएट पेपिला। इसमें लिखो, ये पत्ती जैसी आकृति के होते हैं। ये पत्ती जैसी आकृति के होते हैं तथा मानव में अनुपस्थित होते हैं। सारी चीज मैं आपको क्लियर कर दूंगा। पर्नेल पेपिला, जिसको हम फॉलिएट कहते हैं, ये पत्ती जैसी आकृति के होते हैं जो मानव में अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है सी, छत्राकार। छत्राकार पेपिला, जिसको बोलते हैं फंगीफॉर्म पेपिला। छत्राकार को क्या बोलते हैं भाई? फंगीफॉर्म। ये तो मैं केवल आपकी सुविधा के लिए एक बार हिंदी शब्द लिखा रहा हूं, अन्यथा इनके हिंदी शब्द का कहीं कोई जिक्र नहीं होता है, ठीक है। फंगीफॉर्म पेपिला तीसरा है, इसमें आप फटाफट नोट कीजिए।
इसकी आकृति मशरूम जैसी होती है। इसकी आकृति मशरूम जैसी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह जीव के अग्रभाग व किनारों पर अधिक होते हैं। जीव के अग्रभाग व किनारों पर अधिक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लिया। प्रत्येक पैपिला पर पांच स्वादांकुर पाए जाते हैं। प्रत्येक पैपिला पर 5 स्वादांकुर पाए जाते हैं। और लास्ट है सूत्राकार पैपिला, जिसकी स्पेलिंग इंग्लिश नाम है भाई फिलीफॉर्म पैपिला। सूत्राकार पैपिला को क्या बोलेंगे हम? फिलीफॉर्म पैपिला। फिलीफॉर्म पैपिला। फिलीफॉर्म पैपिला के बारे में लिखेंगे, यह जीव के मध्य भाग में सर्वाधिक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेना, नीट लिख लेना इस पे। नेक्स्ट जो पॉइंट चलेगा, इनमें स्वादांकुर, अब स्वादांकुर की स्पेलिंग आप यहीं पे लिख लीजिए, टेस्ट वर्ड। दिख तो रहा है आपको? कहीं मेरी मेहनत ऐसी चली जाए भाई, दिख रहा है। इनमें स्वादांकुर ब्रैकेट में लिख लीजिए टेस्ट वर्ड, अरे सॉरी पाए जाते नहीं है भाई, टेस्ट वर्ड नहीं पाए जाते। तो ये तो हुए भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे बाद में लिख लेना भाई, जो बच्चे रह जाते पीछे आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें। 1 मिनट का टाइम है, चलो इसको नोट कीजिए। पहले लिखाने में थोड़ा टाइम तो लगता है भाई, टाइम लगता है थोड़ा, है ना, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो नीट की और फाउंडेशन या जो भी है तैयारी कर रहे हैं, तो भाई नोट्स लिखने में थोड़ा टाइम लगता है ना, कोई बात नहीं। और मैं बोल के इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि कई बार कोई शब्द लिखा जाए नहीं लिखा जाए आपसे ना, तो थोड़ी सी मेहनत मैं एक्स्ट्रा कर लेता हूँ। चलिए, शायद आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ। आपको ये सारे पॉइंट क्लियर होंगे, अभी एक डायग्राम के अकॉर्डिंग क्लियर होंगे ना, फिर मैं पूरी थ्योरी बोलूँगा। जब मैं डायग्राम बनाऊंगा ना, तो तब आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, फिर हम उसकी ये जो पूरी थ्योरी जो आप लिख रहे हैं ना, ये सारी चीज़ हम लिखते हुए चलेंगे वहाँ पे, मतलब बोलता हुआ चलूँगा, आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, अब आप एक हेडिंग लगा लीजिए, चाहे तो एक हल्की सी हेडिंग, और आप लिख सकते हैं स्वादांकुर। क्या लिख सकते हैं? स्वादांकुर, जिनको बोला जाता है टेस्ट वर्ड, स्वादांकुर। ठीक है, तो लिखिए
पैपिला पर भोजन मत लिखना, पैपिला पर विशेष संरचनाएं होती हैं जो भोजन के स्वाद का ज्ञान कराती हैं या कराते हैं, जिन्हें टेस्ट वर्ड कहते हैं। टेस्ट वर्ड कहते हैं। सारे पॉइंट आपके क्लियर होंगे, एक बार आप लिख लीजिए बस। अब यहां एरो लगा के लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे लिख लेना, आईएमपी करके, जो एरो लग के पॉइंट चल रहा है आईएमपी करके लिखिए, यहीं से नीट वगैरह में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लिखेंगे जीव का, चलो चाहे तो आप इसको ऐसे बना लीजिए, यहीं पे सुनना आप मेरी बात को, इंपॉर्टेंट तो लगा ही लिया एरो करके, उसको तो रहने दीजिए। अब मैं यहां पर ऐसे लिख रहा हूं, अग्रभाग, एक ही लाइन में लिखेंगे अग्रभाग, इसके आगे एरो लगा के लिखेंगे मीठा स्वाद, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे अग्रपश्च, सेकंड लाइन की बात चल रही है, जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे लिखना है। अग्रपश्च के आगे लिखेंगे आप नमकीन, ठीक है, सॉल्टी जिसको बोलते हैं, सॉल्टी, स्वीट लिख लेना ऊपर चाहे तो। अग्रपश्च पार्श्व, पार्श्व बोलते हैं साइडों को, है ना, साइड वाला पार्ट। खट्टा, शोर, खट्टा स्वाद लिख, यहां लिखना नमकीन स्वाद, यहां लिखना खट्टा स्वाद। पश्चभाग, पश्चभाग कड़वा, क्या, कड़वा, कड़वे को क्या बोलते हैं भाई, बिटर बोलते हैं, बिटर, क्या बोलते हैं कड़वे को, बिटर, लिख लिया। ये 4 लाइन में आएंगे आपके ऐसे, ठीक है। अग्र जो भाग होता है वो मीठे स्वाद के लिए, अग्र पश्च भाग नमकीन स्वाद के लिए, पार्श्व भाग खट्टे के लिए, और पश्च भाग कड़वे स्वाद के लिए। यह आपने नोट कर ली सारी बातें, ठीक है। तो ये आपकी थ्योरी कंप्लीट है भाई जीव के बारे में, और मैं अभी पॉइंट लिखाऊंगा, कुछ बाद में लिखाऊंगा, पर अभी, है ना, अभी कुछ पॉइंट हम बाद में लिखेंगे इसके बारे में, लेकिन पहले अब हम टाइम को देखते हुए इसके बारे में थोड़ा सा डायग्राम के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं और समझते हैं भाई। चलिए, चौक अच्छा सा ले लूँ मैं एक, तो ये रहा। तो अब मैं आपके सामने एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, और उस डायग्राम, जो डायग्राम है वो है जीव का डायग्राम, किसका, जीव का। उसी जीव के डायग्राम से हम पूरी थ्योरी कंप्लीट करेंगे। टाइम कितना हुआ है, अच्छा हाफ आवर हो गया, चलिए हो जाएगा आराम से, क्लियर है ना। अब जरा ध्यान से सुनना कि आखिर मैं कैसे एक जीव का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं ना, आपको भी समझना है। देखिए, सबसे पहले आप इस प्रकार का ऐसी एक संरचना बनाएंगे, समझ लेना मैं कैसे डायग्राम बना रहा हूं, ऐसे आप सभी कर सकते हैं ना, ठीक है। ये ओभार, और फिर इस प्रकार की आकृति। ध्यान से सुनिए, एक पार्ट ये आपको इधर से ऐसे बनाना है, सेम दूसरा पार्ट आपका यहां से बनेगा। चलो मैं यहीं से ले जाता हूं इसको,
ठीक है, ये वाला। इस प्रकार ऐसे बनाना है आपको भाई। ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं। ऐसे तो सबसे पहले तो हमें इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर बनानी है ऊपर भाई, है ना। आप बाद में बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले मुझे इसको बना लेने दो। ये हम ऐसे इसको कर देंगे भाई। ठीक है, एक जीव बना रहे हैं हम, जीव। क्या बना के चल रहे हैं? जीव। हाँ, पूरी बड़ी जीव बनाएंगे भाई। ठीक है भाई, ये आपको दिख रही है एक जीव, है ना। इस प्रकार हमें एक जीव की संरचना ड्रॉ करनी है। अभी तो बहुत कुछ पार्ट हैं यहां पर जो अभी हमें बनाने हैं। ये रेड कलर से मैंने कुछ बनाया है इधर, और इधर भी रेड कलर से कुछ मैंने बनाया है। इन सब के बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो आप पीछे बना लेना चाहे तो ना, या चाहे तो अभी साथ में बनाते चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर होगी, थोड़ी सी वी शेप में, थोड़ी सी वी शेप में होगी भाई, बिल्कुल इस प्रकार। ऐसे वी शेप में कुछ स्ट्रक्चर बन रही है, ऐसे आपको बनाना है यहां पर। यहां मैंने येलो कलर से एक और संरचना ड्रॉ की है, और फिर नीचे ऐसे भाई। ठीक है, दिख रहा है आपको ये क्लियर? यहां मिड पार्ट और होता है जीव का, ऐसे। ये मिड पार्ट भी है जीव का भाई। ठीक है, ये येलो कलर में मैंने कुछ यहां पर बनाए हैं ऐसे, येलो कलर में। ठीक है, और यहां पर मैं ग्रीन कलर में बना रहा हूं। इस प्रकार की जो ग्रीन कलर की, सॉरी जो भी है, वायलेट बैंगनी जो भी है, स्काई ब्लू, ऐसी कलर की संरचना यहाँ पर ऐसे पाई जाती हैं। ठीक है, तो यह आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है भाई। यह जो एक डायग्राम है वह एक टंग का डायग्राम है, एक जीव की संरचना है। किसकी संरचना है? जीव की। तो मैं अब एक एक पॉइंट को, आपके जो जीव वाली जो थ्योरी है ना, अब हम एक एक पॉइंट को यहां से क्लियर करेंगे, और जो कुछ भी हमने लिखा है वो सारी बातें यहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे। अब सुनिए भाई,
तो यह एक जीव है। अब मैं पूरी थ्योरी पढ़ रहा हूं जो आपके नोट्स में, आप नोट्स नोट जो लिखे हुए हैं उन पर जाइए, मैं एक एक पॉइंट थ्योरी पढ़ रहा हूं भाई। क्या है टंग? जीव जो है वो लैटिन भाषा के एक शब्द से लिया गया है, लैटिन भाषा के एक शब्द से लिया है जिसका अर्थ होता है लिंगुआ। क्या होता है भाई? लिंगुआ। ठीक है। जीव जो होती है वो एक मांसपेशी की अंग, एक मांसपेशीय अंग है जो केवल मांसपेशी से बना हुआ है, एक लचीला अंग है। इसकी लेंथ की मैं बात करूं तो 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। कितनी लंबाई होती है जीव की? 10 सेंटीमीटर लंबाई होती है। और इसके वजन की मैं बात करूं तो लगभग 70 ग्राम इसका वजन होता है। 70 ग्राम एक जीव का क्या होता है भाई? वजन होता है। ठीक है। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ये जीव जो आपको दिखाई दे रही है, ये जीव जो आपको दिखाई दे रही है, इस जीव के 2 पार्ट मैंने कर दिए। अब मैं डीप नॉलेज की तरफ चल रहा हूं। अब हम हर चीज को यहां पर नोट नहीं करेंगे लेकिन नॉलेज डीप लेंगे। ठीक है। सुनिए, जीव के 2 पार्ट किए मैंने। ऊपर वाला जो पार्ट है वो तो फेरेंजियल पार्ट है, और यहां से जो नीचे वाला पार्ट है वो ओरल पार्ट है, मतलब जो हमारे मुख में होता है। अच्छा, एक पॉइंट मैंने और यहां पर इंपॉर्टेंट बताया था कि जो जीव होती है वो जीव एक संरचना के द्वारा हमारी आधार सतह से जुड़ी रहती है। देखो कैसे, ये हमारा मुख गुहा है, ये तो इसकी आधार सतह नीचे ही तो है। तो उस आधार सतह से जो हमारी जीव होती है वो एक संरचना के द्वारा जुड़ती है, और उस संरचना का नाम क्या था? फ्रेनुलम लिंगवी। क्या नाम था भाई? फ्रेनुलम लिंगवी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो जीव होती है वो मुख गुहा की फर्श से या आधार सतह से कौन सी संरचना के द्वारा जुड़ी रहती है? तो आपका आंसर है सर वो फ्रेनुलम लिंगवी के द्वारा जुड़ी रहती है। क्या है फ्रेनुलम लिंगवी? देखो, ऐसे जब हम जीव को शीशे में देखते हैं ना तो नीचे की तरफ जो कुछ संरचनाएं दिखती हैं हमें, है ना, तो वही संरचना हमारी क्या है? फ्रेनुलम लिंगवी, है ना। और जो नीले कलर की आपको लाइन सी दिखती है ना वो हमारी धमनी और सिरा है। भाई जीव के लिए भी तो कोई धमनी और धमनी रक्त की आपूर्ति कर रही होगी, तो उस धमनी का नाम क्या है? आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं इसको, मुझे याद आ गया, लिंगुअल धमनी। कौन सी धमनी जीव को रक्त सप्लाई करती है भाई? लिंगुअल धमनी। आप ऊपर लिख सकते हैं चाहे तो कि जीव को रक्त की आपूर्ति लिंगुअल धमनी करती है। ठीक है। तो ये भी आपका एक पॉइंट हो गया। लिंगुअल धमनी जो होती है वो जीव को रक्त की क्या करती है? आपूर्ति करती है। आगे चलते हैं। अब इस पार्ट को अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले इस पार्ट के बारे में जानते हैं। ये क्या है वो आपको सारी चीज नॉलेज हो जाएगी। एक एक के हम नाम लिखूंगा तब इसको समझाऊंगा। हमारी जो जीव होती है उसकी आधार सतह पर, सॉरी ऊपरी सतह पर, है ना, जीव की जो ऊपरी सतह है, ये ऊपरी सतह देख पा रहे हैं आप, ये वाली, इस ऊपरी सतह पर कुछ विशेष प्रकार के अंकुरक होते हैं। क्या होते हैं? विशेष प्रकार के अंकुरक होते हैं, और उन अंकुरक को इंग्लिश में बोलते हैं पैपिला। क्या बोलते हैं भाई? पैपिला। तो देखो आपको यहां पर जीव में मैं 4 प्रकार के पैपिला शो किए हुए मैंने। देखो 4 प्रकार के, एक तो व्हाइट कलर से, एक ये बैंगनी कलर से, एक येलो कलर से, और एक ब्लू कलर से। तो ये 4 प्रकार के आपकी जीव पर अंकुरक पाए जाते हैं। ये अंकुरक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अंकुरक को इंग्लिश में बोलते हैं पैपिला। क्या बोलते हैं भाई? पैपिला। तो हमारी जो जीव है ना, जो खुरदरा एहसास होता है, खुरदरा, वो सब इस पैपिला की वजह से होता है। ठीक है। तो एक एक का हम नाम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको यहां पर वी शेप में, आपको यहां पर वी शेप में व्हाइट कलर से कुछ पॉइंट नजर आ रहे हैं। इनको हम बोलते हैं वैलेट पैपिला। क्या बोला जाता है इसको? वैलेट पैपिला। तो मैंने सब, देखो अब आप पैपिला पे जाइए, पैपिला जो लिखा हुआ है उनको मैं आपको स्टडी करा रहा हूं। तो वैलेट पैपिला क्या है? ये वैलेट पैपिला दिख रहे हैं आपको व्हाइट कलर के, जहां पर मेरी उंगली चल रही है, तो इसे हम वैलेट पैपिला या सरकम वैलेट पैपिला के नाम से जानते हैं।
क्या होते हैं, जरा ध्यान से सुनिए कि ये ऐसे पैपिला हैं जो आकार में सबसे बड़े हैं। देखो आप 4 प्रकार के पैपिला हैं, लेकिन हमारे अंदर, मानव के अंदर केवल ये 3 प्रकार के पैपिला होते हैं, लेकिन जंतुओं की बात हो तो हम पढ़ेंगे 4 प्रकार के केवल। तो सुनिए, ये वैलेट पैपिला जो है वो सबसे बड़ी आकृति के पैपिला है जो आपको दिखाई दे रहे हैं। बोलो है कि नहीं, अरे बोलो तो सही, है ना, बिल्कुल। वैलेट पैपिला सबसे बड़ी आकृति के हैं और इनकी संख्या 8 से 12 होती है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब मैंने यहां पे 11 लिखे हुए हैं तो राइट है, ऐसे मत समझना कि 12 ही बनाए। मैंने कहा इसकी जो रेंज होती है वो 8 से 12 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही क्वेश्चन आपसे नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। बहुत डीपली हम लेके चल रहे हैं, बहुत डीपली, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो वैलेट पैपिला होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, उनकी संख्या 8 से 12 होती है। उनकी संख्या कितनी होती है, 8 से 12 होती है। क्लियर। सबसे बड़ी आकृति के पैपिला, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि सबसे बड़ी आकृति के पैपिला कौन से होते हैं, आप बोलेंगे सर वैलेट पैपिला सबसे बड़ी आकृति के होते हैं। आप देख पा रहे हैं कोई भी पैपिला इनसे बड़ा नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ी आकृति के पैपिला आपके वैलेट पैपिला है और इनकी संख्या 8 से 12 होती है। और मैं प्रत्येक पैपिला की बात करूं, जैसे मान लिए मैंने यह एक वैलेट पैपिला ले लिया, तो इस वैलेट पैपिला पर इस प्रकार के लगभग 100 टेस्ट वर्ड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, टेस्ट वर्ड। टेस्ट वर्ड बोलते हैं स्वादांकुर को। अरे भाई, आपकी जो जीभ है वो भोजन के स्वाद का एहसास कराती है। आपको पता है ना कि आपकी जो टंग है, आपकी जो जीभ है वो भोजन के स्वाद का एहसास कराती है। तो भाई भोजन के स्वाद का एहसास कराने के लिए हमारे जो ये पैपिला होते हैं उन पर उनकी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो हमारे लिए स्वाद का एहसास कराती हैं। तो पैपिला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, क्यों, क्योंकि पैपिला के ऊपर ही वो संरचना उपस्थित होती हैं जो हमारे लिए भोजन के स्वाद का एहसास कराती है, ठीक है। अब कौन सा पार्ट किस प्रकार के स्वाद का एहसास कराता है वो भी हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो वैलेट पैपिला आपको समझ में आया कि वैलेट पैपिला एक तो वी आकृति में व्यवस्थित है। देखो उल्टी वी आकृति में, हम इसको कह सकते हैं, राइट आंसर इसका उल्टी वी आकृति। तो उल्टी वी आकृति जैसी आकृति में उपस्थित होता है। आप वी के आगे उल्टी वी लिख लेना चाहें, ज्यादा राइट ऑथेंटिक है। तो उल्टी वी आकृति के रूप में व्यवस्थित होता है वैलेट पैपिला। 8 से 12 इनकी संख्या होती है। प्रत्येक में 100 से 100 या 100 से अधिक टेस्ट वर्ड पाए जाते हैं। तो ये आपका वैलेट पैपिला है। दूसरी हम बात करते हैं पर्नेल पैपिला यानी कि फोलिएट। तो जो आपको ये वायलेट कलर में दिख रहा है, ये वाला, ये दिख रहे हैं ऐसे ये वाले, तो ये आपका फोलिएट पैपिला है। FOLIATE, फोलिएट पैपिला। तो ये फोलिएट पैपिला ऐसे हैं जो पत्ती जैसी आकृति के होते हैं और ये मानव में अनुपस्थित होते हैं। अब आप बोलेंगे सर फिर आपने ये क्यों बनाए, तो मैं आपको बता दूं कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें ये संरचनाएं पाई गई थी, लेकिन बाद में जैसे वो बड़े हुए तो ये विलुप्त हो गए थे। तो तब हम कहते हैं कि मानव में ये फोलिएट पैपिला अनुपस्थित होते हैं। केवल इतना ही पढ़ना है। तो ये भी आपको याद रखना है कि निम्न में से कौन सा पैपिला मानव में अनुपस्थित होता है, तो आपका राइट आंसर है सर फोलिएट पैपिला। एम आई राइट और नॉट। आगे चलें, अब ध्यान से सुनिए। अब जो ये पीले पीले कलर के आपको जो ये संरचनाएं दिखाई दे रही है ना, इनको आप बोलते हैं भाई फंगीफॉर्म। फंगीफॉर्म पैपिला। क्या बोलते हैं आप इनको, फंगीफॉर्म पैपिला। जो आपको येलो कलर की संरचनाएं दिखाई दे रही है ना, आप इनको फंगीफॉर्म पैपिला बोलते हैं। तो अब फंगीफॉर्म, अब देखो फंगी मीन्स होता है कवक, है ना, फंगस। तो जो आपने एक नाम सुना होगा मशरूम का, मशरूम को कुकुरमुत्ता के नाम से जानते हैं। तो जो मशरूम होता है वो इस प्रकार की संरचना में होता है, ऐसी संरचना में होता है भाई मशरूम, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं
कि जो ये फंगी फॉर्म पेपिला है उनकी आकृति मशरूम जैसी होती है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, ये नीट में पूछे जाते हैं। हर फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी एग्जाम, सेकंड ग्रेड बायोलॉजी एग्जाम या जो भी एग्जाम जो बायोलॉजी से रिलेटेड होगा उनमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप खुद देखिए ये क्वेश्चन बन सकते हैं नहीं बन सकते। आपसे पूछ ले कि कौन सा पेपिला मशरूम जैसी आकृति का होता है, तो आपका आंसर है सर फंगी फॉर्म पेपिला। ठीक है, तो फंगी फॉर्म पेपिला मशरूम जैसी आकृति का होता है। अब ये जो फंगी फॉर्म पेपिला है वो सर्वाधिक मात्रा में जीव के अग्रभाग पर पाए जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं जीव के अग्रभाग पे कौन से फंगी फॉर्म पेपिला। और जिस प्रकार एक बैलेट पेपिला पे 100 टेस्ट बर्ड थे, उसी प्रकार एक फंगी फॉर्म पेपिला पर लगभग 5 के करीब या 5 से 10 के करीब हमारे क्या पाए जाते हैं, टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। तो ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। देखो 100 टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं बैलेट पेपिला पर और 5 टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं किस पर, फंगी फॉर्म पेपिला पर। हालांकि इनके डेटा अलग अलग बुकों में अलग अलग हैं, लेकिन जो ज्यादा राइट ऑथेंटिक है वो यही है 100 और 5। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि बैलेट पेपिला पे तो 100 टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं और फंगी फॉर्म पेपिला पर 5 टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको फंगी फॉर्म के बारे में पता चला कि फंगी फॉर्म मशरूम जैसी आकृति का होता है। ये जीव के अग्रभाग और किनारों पर अधिक होता है और इस पर कितने टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं, 5 टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। बात करते हैं अपने फिलीफॉर्म पेपिला के बारे में। तो 3 पेपिला हो गए और ये ब्लू कलर के जो आपको दिख रहे हैं वो हैं आपके फिलीफॉर्म पेपिला। क्या है, फिलीफॉर्म पेपिला। तो फिलीफॉर्म पेपिला क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं फिलीफॉर्म पेपिला ये धागे जैसी आकृति के या शंकु जैसी आकृति के होते हैं। धागे जैसी आकृति के या शंकु जैसी आकृति के होते हैं, क्योंकि मैंने ये सूत्राकार में लिखा है ना, सूत्राकार में। फिलीफॉर्म का हिंदी नाम क्या लिखा था, सूत्राकार। सूत्र बोल सकते हैं आप किसी थ्रेड यानी धागे को। तो आप चाहे लिख लेना, वहां पर नोट कर लेना कि यह धागे जैसी आकृति के हैं। कैसी आकृति के हैं, धागे जैसी आकृति के। कौन, फिलीफॉर्म पेपिला। और ये कैसी आकृति के, मशरूम आकृति के। और वैसे बैलेट पेपिला होते हैं कप जैसी आकृति के, कप जैसी आकृति के। देखो ये तो कप जैसी आकृति के, ये पत्ती जैसी आकृति के, ये मशरूम जैसी आकृति के और ये धागे या शंकु आकृति के। ठीक है, फिलीफॉर्म। और ये सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं, जीव के मध्य भाग में। कहाँ पाए जाते हैं भाई, जीव के मध्य भाग में पाए जाते हैं। कौन, फिलीफॉर्म पेपिला। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपको इंपॉर्टेंट करनी है भाई, कि यह एक ऐसा पेपिला है जहां पर नो टेस्ट बर्ड आर फाउंड। हेयर नो टेस्ट बर्ड आर फाउंड। यहां पर किसी भी प्रकार के टेस्ट बर्ड नहीं पाए जाते हैं। किसी भी प्रकार के स्वादांकुर हमारे फिलीफॉर्म पेपिला पर नहीं पाए जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा पेपिला है जिस पर, मानव के अंदर कौन सा पेपिला है जिसके अंदर टेस्ट बर्ड नहीं पाए जाते या स्वादांकुर नहीं पाए जाते। तो आपका राइट आंसर है सर फिलीफॉर्म पेपिला, जिस पर किसी भी प्रकार के टेस्ट बर्ड नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए बैलेट पेपिला पर और फंगी फॉर्म पेपिला पर टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं, जबकि फिलीफॉर्म पेपिला पर टेस्ट बर्ड एब्सेंट होते हैं। तो यहीं से क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं ऐसे। ठीक है, तो क्या आपको मेरे ये चारों प्रकार के पेपिला समझ में आ गए कि अंकुरक क्या है। मैं आपको बता दूं कि आपकी जो जीभ है उसकी ऊपरी सतह पर कुछ विशेष प्रकार के उभार होते हैं। आप उन्हीं उभारों को अंकुरक या पेपिला कहते हैं। पेपिला 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन मानव में कितने प्रकार के होते हैं, मानव में 3 प्रकार के होते हैं। एब्सेंट कौन सा होता है, फोलिएट पेपिला मानव में एब्सेंट होता है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार से फिर मैं रिपीट करूं, सबसे पहला बैलेट पेपिला। बैलेट पेपिला उल्टी बी आकृति के रूप में व्यवस्थित होते हैं और ये बड़ी आकृति के होते हैं
और प्रत्येक पर कितने टेस्ट बर्ड, 100 टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। वही मैं बात करूं फोलिएट की तो ये पत्ती जैसी आकृति के होते हैं और मानव में अनुपस्थित होते हैं। बात करूं मैं फंगीफॉर्म पेपला की तो क्या फंगीफॉर्म पेपला जीव के अग्रभाग पर पाए जाते हैं? बिल्कुल पाए जाते हैं। और फंगीफॉर्म पेपला की आकृति कैसी होती है? मशरूम लाइक स्ट्रक्चर होती है किसकी? फंगीफॉर्म पेपला की। और प्रत्येक पेपला पर कितने टेस्ट बर्ड? 5 टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। वहीं मैं बात करूं फिलीफॉर्म की तो फिलीफॉर्म में आपको याद रखना है कि ये धागे जैसी आकृति के या शंकु जैसी आकृति के होते हैं। और यहाँ की मोस्ट बात क्या है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं होते। किस पर भाई? फिलीफॉर्म पेपला पर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये सेंटर में पाई जाते हैं। एम आई राइट और नोट? ठीक है, क्लियर है आपका ये टॉपिक, है ना भाई? चलिए अब यहां पर मैं कुछ और बातें कर लेता हूं कि आखिर ये जो मैंने संरचना बनाई है ये क्या संरचना है। तो ये तो आपके केवल पेपिला समझाए मैंने अभी, पेपिला। ठीक है, अब हम आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपकी आज वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी भाई मेरे प्यारे बच्चों। आप थोड़ा ऐसे मत करना सर आप ज़्यादा लंबी वीडियो बनाते हैं। यार देखो मैं क्या करूं, टॉपिक ही ऐसे ना, मतलब इतनी इंटरेस्टिंग है इसमें यार, जितना डीप जाओगे आप उतना ही इंटरेस्ट आता है। ठीक है, अभी हमने क्या सीखा कि यार क्या पेपिला है, क्या क्या ये होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी जो मैं आपको यहां पर लेके चलता हूं, यहां जो आपको कुछ ये संरचना दिखाई दे रही है, यह जीव का फेरेंजियल पार्ट होता है या पश्च भाग होता है। तो देखिए यहां के कुछ मैं नाम लिख देता हूं। यह जो आपको दिख रहे हैं वो एपिग्लोटिस है, TTIS, एपिग्लोटिस। मैं स्पेलिंग बोल देता हूं, EPIGLOTTIS, एपिग्लोटिस। अगली क्लासों में हम एपिग्लोटिस के बारे में बात करेंगे, अभी आप केवल नाम लिख लीजिए। ये जो आपको रेड कलर की संरचना दिखाई दे रही है, रेड कलर की संरचना, ये आपके इंपॉर्टेंट पैलेटाइन टॉन्सिल है। पैलेटाइन टॉन्सिल जो रेड कलर की संरचना दिखाई दे रही है दोनों तरफ, ये आपके पैलेटाइन टॉन्सिल हैं। और जो ये ब्लू कलर की संरचना है वो आपकी एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस। और फिर आपको ये रेड कलर की कुछ ऐसी संरचनाएं दिखाई दे रही है ना वी शेप में, इनको आप बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। क्या बोलते हैं इनको? लिंगुअल टॉन्सिल। मैंने आपको यहां पर 2 प्रकार के टॉन्सिल बताए, लेकिन यहां पर 3 प्रकार के टॉन्सिल होते हैं, लेकिन उसका हमें जिक्र नहीं करना है। वो फेरेंजियल टॉन्सिल होता है, उसका हमें जिक्र नहीं करना है। केवल हमें ये 2 प्रकार के टॉन्सिल यहां पे पढ़ने हैं, एक तो लिंगुअल टॉन्सिल और एक पैलेटाइन टॉन्सिल। ये दिख रहा है आपको? ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिए अभी मेरी बात। मैं पहले इस डायग्राम को फिलअप कर देता हूं। ये तो पैलेटाइन टॉन्सिल है, अभी समझाऊंगा मैं इसके बारे में। ये लिंगुअल टॉन्सिल है। अभी जो येलो कलर की आपको संरचना दिख रही है, येलो कलर की संरचना दिख रही है आपको, ये गड्ढा सा दिख रहा है, इस येलो कलर की संरचना का नाम है फोरामन ऑफ सीकम। फोरामेन ऑफ सीकम, फोरामेन ऑफ सीकम। चाहे तो आप इसको CECUM भी लिख सकते हैं और चाहे आप इसको CAECUM भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही मायने जाते हैं भाई। कुछ बुक में आपको केवल CECUM मिलेगा, कुछ में CAECUM मिलेगा, सीकम। ठीक है, फोरामेन ऑफ सीकम। चलो आप इसको CECUM कर लेना चाहें तो ये आपके ज्यादा याद रह जाएगा। ठीक है, दोनों ही हैं सीकम। ठीक है भाई, तो फोरामेन ऑफ सीकम, तो ये येलो कलर की संरचना जो है वो फोरामेन ऑफ सीकम है। अब सुनिए मेरी बात को, अब यहां पर आपको ये खाली जगह दिखाई दे रही है ना, ये खाली जगह आपको दिखाई दे रही ना, ये खाली जगह दिखाई दे रही ना आपको, इस खाली जगह का नाम क्या होता है? इस खाली जगह का नाम होता है सल्कस टर्मिनेलिस, सल्कस टर्मिनेलिस। ये जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है ना बी शेप में, इस जगह का नाम होता है सल्कस
टर्मिनलिस, और ये पार्ट आपका है मीडियन सल्कस, और ये जो आपका पार्ट है वो है एपेक्स यानी कि शीर्ष भाग। ये जीव का शीर्ष भाग है और ये जीव का रूट वाला भाग है। ये जीव की रूट है, जीव की रूट जड़ जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देती है। ठीक है भाई, ये जीव का शीर्ष पार्ट है जिसे हम एपेक्स कहते हैं, और ये जीव का मध्य पार्ट है। ये जीव का कौन सा पार्ट है? मध्य पार्ट है। तो ये रहा आपकी जीव। तो ये आपकी कंप्लीट टंग है भाई, जीव है। तो मैं आपको बता दूं, ये नाम तो आपको डायग्राम के हिसाब से याद करने केवल, ठीक है, जो मैंने बताया ना आपको, फोरामेन ऑप्सिकम, सर्कस टर्मिनलिस, तो केवल आपको ये संरचना के हिसाब से याद करना है ना, किनके नामकरण आप पे आना चाहिए। अब मैं आपको मोस्ट शब्द की ओर ले जाता हूं, टॉन्सिल। इसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे। ये टॉन्सिल जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, टॉन्सिल, इन ऊपर वाले टॉन्सिल का नाम है पैलेटाइन और इनका नाम है लिंगुअल टॉन्सिल। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये टॉन्सिल क्या होता है आप नोट कर सकते हैं, आप नोट कर लेना, इस चीज को एक्स्ट्रा रूप से नोट कीजिए। लिखो फटाफट, टॉन्सिल्स क्या होते हैं, लिखिए। टॉन्सिल ऐसी संरचना होती है, टॉन्सिल ऐसी संरचना होती है जो लसीकाणु, जो लसीकाणु, लिखिए, जो लसीकाणु, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ऐसे, लिम्फोसाइट, ये इंग्लिश नाम है लिम्फोसाइट। सारी चीज आप समझ जाएंगे, अगले चैप्टर में बात करेंगे। लसीकाणु का निर्माण कर, लसीकाणु का निर्माण कर, लसीकाणु का निर्माण कर भोजन के साथ आए, भोजन के साथ आए जीवाणुओं को, लिखना है आपको ये पॉइंट, भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट कर, नष्ट कर प्रतिरक्षा तंत्र में मदद करते हैं। भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट कर प्रतिरक्षा तंत्र में मदद करते हैं। तो हर्षिता जैसे पूछ रही थी भाई कल की टॉन्सिल क्या है, तो एक बार फिर सुन लीजिए भाई टॉन्सिल क्या है। मैं आपको बता दूं कि देखो क्या होते हैं टॉन्सिल, छोटा सा टाइम में आपका लगूंगा अभी। देखो, हमारी बॉडी के अंदर एक तंत्र है जिसको हम बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है। तो प्रतिरक्षा तंत्र को बनाने वाली आपकी बॉडी के अंदर एक कोशिका है, और उस कोशिका को हम बोलते हैं भाई WBC। WBC का नाम आप सभी ने सुना है ना। तो WBC की एक स्पेशल कोशिका होती है। WBC के बहुत सारे पार्ट थे ना, बहुत प्रकार की कोशिकाएं थी ना, तो WBC के अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिसे हम लिम्फोसाइट या लसीकाणु कोशिका कहते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, बी लसीकाणु, टी लसीकाणु। तो इन लसीकाणुओं का काम क्या होता है, ये लसीकाणु हमारी बॉडी के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र बनाती हैं। अब प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब क्या होता है कि जो हमें रोग होने से बचाए, ऐसा तंत्र जो हमें बीमार होने से बचाए, उसे हम प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं। तो भाई ये टॉन्सिल्स का मेन काम क्या हुआ, ये टॉन्सिल्स बनाते हैं लिम्फोसाइट। लसीकाणु बना दिए इन्होंने, या लसीकाणु इनके पास है। तो अब जब हम भोजन करते हैं ना, तो भोजन के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह जाते हैं। तो उन बैक्टीरियाओं को सबसे पहले तो हमारी लार में उपस्थित एक लाइसोजाइम एंजाइम होता है, वो भी नष्ट करता है, और बचे कुछ जीवाणुओं को जो हमारे टॉन्सिल्स होते हैं इनमें उपस्थित जो लसीकाणु है वो नष्ट करने का कार्य करती हैं। तो आगे भाई बात आपको समझ में कि ये टॉन्सिल क्या होते हैं। टॉन्सिल का काम होता है हमारी बॉडी के लिए प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करना या प्रतिरक्षा तंत्र में सहयोग करना, टॉन्सिल का काम है। कैसे, ये लसीकाणु बनाएंगे, इनके पास लसीकाणु होती हैं जो भोजन के साथ आए जीवाणु को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं और हमें रोगों से बचाते हैं। तो आगे भाई आपको बात समझ में कि क्या है टॉन्सिल्स।
तो दो प्रकार के टॉन्सिल्स, पैलेटाइन टॉन्सिल्स ये ऊपर और लिंगुअल टॉन्सिल्स ये नीचे, ठीक है। तो यह है आपकी जीभ, है ना भाई। अब ये जीभ की संरचनाएं, तो जीभ की स्ट्रक्चर में शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जितने भी नाम है वो आपको सारे याद हैं, लर्न होने चाहिए। आप चाहें तो जिस किसी बच्चे को इंग्लिश मीनिंग लिखने में दिक्कत आती है ना, तो वो इसकी हिंदी में लिख सकता है इसको, जैसे फिलीफॉर्म पेपिला हिंदी में से ना। तो यहां तक आपको पूरी बात समझ में आ गई टंग के बारे में कि क्या होती है टंग। पहले पॉइंट तो नॉर्मल से थे, इनका वजन, लंबाई वगैरह ये तो आपको याद ही करना है, ठीक है। इनका तो कोई कंसेप्ट नहीं है। लेकिन यहां पे मैं आपको बताऊं, आपको ये 4 प्रकार के पेपिलाओं पर विशेष ध्यान देना है। कौन सा बड़े आकार का, कौन से छोटे आकार का, कौन सा क्या। देखो सबसे छोटे ये फिलीफॉर्म होते हैं क्योंकि इनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है, और सबसे बड़े होते हैं वेलेट, ठीक है। आपको याद रखना है कौन से पेपिला पर टेस्ट बर्ड नहीं पाए जाते हैं, तो आपको याद है फिलीफॉर्म पेपिला पर, ठीक है भाई। इस पर 100 टेस्ट बर्ड और इस पर 5 टेस्ट बर्ड पाई जाते हैं, ठीक है। तो भाई अभी भी फिर भी ये इनकम्प्लीट रह गया क्योंकि टाइम बहुत खिंच गया इसमें ना। कोई बात नहीं यार, है ना, कुछ दिन में हम इस ऐसे स्पीड पकड़ लेंगे आराम से। और देखो भाई, अरे यार जितना पढ़ो अच्छा पढ़ो और सटीक पढ़ो, समझ पा रहे हैं। और अभी हमारे पास बहुत समय है, बहुत समय है, तो धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक को बिल्कुल क्लियरली अच्छी तरीके से हम क्लियर करेंगे। ऐसे थोड़ी हम जल्दी चले जाएं, अरे जल्दी जाके हम करेंगे भी क्या। यदि हम आपका कोर्स समय से 1 महीने पहले भी करा दे तो क्या कर लेंगे, कुछ नहीं। अरे आपको नॉलेज मिलनी चाहिए, आपको हर एक कंसेप्ट याद होना चाहिए, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो ये आप डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप इसको अपनी नोटबुक में बनाना। अभी जीभ के बारे में कुछ बातें और करेंगे हम कल, किस बारे में, कि आखिर ये स्वाद का एहसास कैसे होता है और कौन सा पार्ट किस प्रकार के स्वाद का एहसास कराता है। ये टॉपिक अभी बाकी है भाई, कल मैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। मैं सोच तो रहा था कि आज ही शायद ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन समय का किसी को नहीं पता चलता है ना। कोई बात नहीं भाई, तो कल इसको हम अभी और पढ़ेंगे। अब इसको नहीं पढ़ेंगे, कल हम केवल इसके बारे में देखेंगे कि जीभ का कौन सा भाग कौन से स्वाद का एहसास कराता है और कैसे हमें किसी भोजन के स्वाद का पता चलता है। कल हम फिर इसको और इंटरेस्टिंग रूप से देखने की कोशिश करेंगे। तो आप कृपया करके इसका डायग्राम बनाएंगे, इसके पूरे नाम लिखेंगे, और आपको मोस्टली भाई ये जो पेपिला मैंने आपके सामने पेश किए, इन सभी के कार्य या क्या इसके बारे में विशेष बातें, वो आपको सारा कुछ याद होना चाहिए भाई, ठीक है। मैं आपसे इतनी ही आशा करता हूँ। ओके बाय, कल मिलते हैं।